नमस्कार, इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान की आज़ादी में यूं तो हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी आज के युवाओं को भी लगातार प्रेरणा देते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ही आज भी युवाओं के रगों में खून दौड़ उठता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दौड़ उठता है। और ऐसे नामों में से एक बड़ा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो नेताजी ने कहे, और आज भी वो वाक्य हमारे जहन में बार बार हमारे सामने वो वाक्य आते हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं एक ध्येय वाक्य बन गए हैं आज के युवाओं के लिए भी। आज हम नेताजी को याद करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि 23 जनवरी नेताजी की जन्मतिथि है। वैसे तो 365 दिन उनका स्मरण होना चाहिए। जिस तरह के भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी, जो कुछ उन्होंने भारत को देने की कोशिश की, जो दिया, वो हमेशा याद रखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी जन्मतिथि के अवसर पर आज हम विशेष तौर पर आज उनकी प्रासंगिकता, आज के युवाओं, आज का युवा कैसे देखता है नेताजी को, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं एक एक करके। हमारे साथ मक्खन लाल जी हैं। मक्खन लाल जी जाने माने इतिहासकार हैं। और हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। और हमारे साथ ब्रिगेडियर आर.एस. चिकारा साहब हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं नेताजी सुभाष बोस INA ट्रस्ट के। अब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं इन तीनों मेहमानों के साथ और आज के संदर्भ में नेताजी को कैसे देखने की ज़रूरत है, इस बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं नेताजी की जीवन परिचय को लेकर। ये रिपोर्ट देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के शासन के खिलाफ और देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नवयुवकों के बीच जोश पैदा करने के लिए इस नारे को बुलंद किया था। नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस ने 4था स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लौट आए अपने देश और कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। एक तरफ महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गरम दल से ताल्लुक रखते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। वहां से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। नेताजी का बहुत समय यूरोप में बीता। यूरोप में वो दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासीवाद का, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेताजी आज भी देश के युवाओं के लिए नायक हैं। देश के युवाओं के आज भी नायक हैं नेताजी। और
मैं ब्रिगेडियर चिकारा जी आपसे, क्योंकि आप लोग आप आईएनए ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और आईएनए ट्रस्ट लगातार नेताजी को देश याद करता रहे, उनकी बातें भूले ना, आप लगातार उस संदर्भ में कार्य करते रहते हैं। आपको लगता है आज नेताजी को जैसे याद किया जाता है, या नेताजी के साथ आज़ादी के इतने साल बाद देश ने इंसाफ किया है? उन्होंने जो कुछ देश के लिए किया, जो उनका विजन था, उस विजन को लेकर आज हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं कहीं क्या? ये बड़े खेद की बात है कि नेताजी को याद करना तो दूर, मैं तो ये कहता हूं कि नेताजी को तो भुलाने की ज़बरदस्त कोशिश की गई है। ना आज के बच्चों को उनकी शिक्षा में नेताजी के बारे में कुछ बताया जाता है, और ना ही हमारे किसी भी पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में नेताजी की विचारधारा का कहीं स्थान दिया क्यों? जाता ऐसा है। क्यों लगता है आपको? कहने को तो बहुत से कारण हो सकते हैं जी, लेकिन बेसिकली मैं समझता हूं कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा है, ये सोच करके कि नेताजी गर्म नेता थे और गांधीवाद से उनका बहुत तालमेल नहीं था। इस सब को देखते हुए शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती थी कि नेताजी के विचारधारा को आगे ना बढ़ाया जाए जी। और गांधीजीवाद को आगे बढ़ाया जाए। जबकि गांधीवाद और अगर कहे और अगर नेताजी की बात करें तो आप इसको कैसे देखेंगे मक्खनलाल जी, खास करके इस संदर्भ में कि सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और गांधी जी ने भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त हैं। फिर आज ये डिफरेंस हम कैसे क्यों देखते हैं? मैं इसे इतिहासकार होने के नाते दूसरे परिप्रेक्ष्य में ज़रा रखने की कोशिश करूंगा। चिकारा जी को हम बहुत समय से जानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाके देखें जी, तो नेताजी के विचारों के प्रति न्याय हो पाएगा। नहीं तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही चिकारा जी ने कि नेताजी को याद करने की तो बात दूर है। मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते पिछले 39-40 सालों से यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ाने के वास्ते मैं बता सकता हूँ, पूरे प्रयास किए गए कि नेताजी को इतिहास के पटल से, जनमानस के पटल से, उनकी याददाश्त से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। और ये प्रयास कॉन्शस थे, अनकॉन्शस नहीं थे। ये बाकायदा एक पूरी योजना के तहत ये किया गया। वो तो बात बहुत बड़ी है। मुझे बहुत खुशी है कि चिकारा जी ने इसे अंडरलाइन किया। एक बात नरम दंड और गरम दंड की हम जरा कहेंगे। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। मैं इसलिए कहूँगा कि ज़रा सा आप याद कीजिए कि 1921 में जब उन्होंने आईएएस क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन नहीं किया जी, एक चीज़ होती है रिज़ाइन किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था, तो रिज़ाइन करने की बात ही नहीं आई। उन्होंने लिख के दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे आईसीएस की। आते हैं और वो गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। जब गांधी जी को ज्वाइन करते हैं उनकी उम्र 24.5 साल के आसपास थी जी, और 1938 तक वो गांधी जी के इतने करीब पहुंच सकते हैं कि मात्र 41 साल की उम्र के व्यक्ति को गांधी जी खुद नॉमिनेट करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ये युवा वर्ग करेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और यह चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि गांधी और सुभाष के विचारों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। सुभाष हमेशा सोशलिस्ट कहते थे अपने को। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अंदर ही अंदर स्थापना हो चुकी थी जी, और सुभाष चंद्र बोस उसके काफ़ी वो थे और जवाहरलाल नेहरू उसके पैट्रन थे। प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जिस तरफ चिकारा जी ने इंगित किया। 1939 में जब वो दूसरी बार इलेक्शन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस खुद खड़े हो गए गांधी जी के मना करने के बाद। और गांधी जी ने जब यह अपील जारी कर दी कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार होगी, इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बिल्कुल, इसने पूरे कांग्रेस को हिलाकर रख दिया और नतीजा ही हुआ गांधी जी अगर जिस व्यक्ति से हार सकते हैं तो बाकी जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे उनकी क्या हालत होगी नेताजी के सामने। लिहाजा एक कॉन्शियस एफर्ट किया गया कि इन्हें किसी तरह से कांग्रेस से मार्जिनलाइज किया जाए और उस मार्जिनलाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे न तो 1939 में इलेक्शन जीतने के बाद भी अपना वो वर्किंग कमेटी नहीं बना पाए, कोई चीज बना पाए, मजबूर कर दिया गया कि वो इस्तीफा दे दें। और फिर इतिहासकारों ने ये दुर्लभ संधि किया
कि उस डिफीट को कन्वर्ट किया जाए विचारों के मतभेद में, और किसी तरह से नेताजी को बागी घोषित किया जाए कि देखिए वो बागी कर गए। ये नहीं कहना चाहते कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया, ये नहीं कहेंगे कांग्रेस ने निकाला, क्योंकि बागी होना एक बात होती है, अगर आप पार्टी से ही दरकिनार करेंगे तो आदमी अपना रास्ता तो खोजेगा। फिर उनको मार्जिनलाइज किया गया, बहुत बुरी तरह से मार्जिनलाइज किया पर गया। मैं आपसे ये भी पूछूंगा, पर उससे पहले मैं ब्रिगेडियर जीडी बख्शी साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि क्या इतिहास ने इंसाफ किया है, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। लेकिन जनरल साहब, अगर नेताजी को बात कर, खास करके सेना की बात करें, और सेना की आधुनिकीकरण का उनका एक सपना था नेताजी का, और सेना मुझे लगता है आज भी जो एक सिपाही होता है उसके जहन में ज़रूर नेताजी की तस्वीर ज़रूर मन में एक बार ज़रूर आती होगी जब वो सिपाही बनता है, जब सेना में जाता है। क्या भारतीय सेना का जो स्वरूप है, नेताजी जिस तरह की चाहते थे एक फाइटिंग स्पिरिट, क्या आपको लगता है उसी पर चलते हुए आज यहाँ तक हम पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जो हमारी सैल्यूटेशन है वो है जय हिंद। जय हिंद का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से आता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जब भी हमारी पासिंग आउट परेड्स होती हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, चाहे हमारे रिक्रूटमेंट सेंटर्स हो, वो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा के धुन के ऊपर वो हमारे लड़के मार्च आउट करके जाते हैं। लेकिन मैं आना चाहूंगा इस परिप्रेक्ष्य पे, बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है ये जी, द नेचर ऑफ द नेशन स्टेट। किस प्रकार की नेशन स्टेट आप बनना चाहते थे, आपका नैरेटिव क्या था? देखिए, मैं इसको समझाता हूं। जब हमें आजादी मिली उस वक्त जो नेहरूवियन डिस्पेंसेशन थी, उन्होंने एक नैरेटिव ऑफ स्टेट, स्टेट का जो कथासार होता है वो जारी किया कि साहब हम तो एक सॉफ्ट पावर के ऊपर डिपेंडेंट स्टेट हैं, हम हार्ड पावर पे नहीं बने। जिस तरह की दुनिया के समस्त देश, वेस्टफालियन देश 1648 की ट्रीटी के बाद जो खड़े हुए, वो सैन्य शक्ति के बल पे खड़े हुए, अपने लोगों को डिजार्म किया, मोनोपोली ऑफ वायलेंस स्टेट के पास आई। ये स्टेट सिस्टम में जब हम लोग आए तो नेहरू जी ने उस वक्त कहा कि साहब हम तो सॉफ्ट पावर के ऊपर आधारित हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हमको सेना की जरूरत ही नहीं है साहब, हमको केवल पुलिस फोर्सेस चाहिए। अरे साहब, ये तो दैवयोग की बात थी कि उस वक्त जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन चल पड़ा, हैदराबाद का ऑपरेशन चल पड़ा, और उस वक्त पटेल जैसे एक रियलिस्ट अंकुश लगाए बैठे थे नेहरू जी पे। नहीं तो हम सब तो साहब वर्दी के बगैर हो गए होते, आज कहीं कोई और नौकरी कर रहे होते हम। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने ये जारी किया कि साहब ये तो एक अजूबा देश है भारतवर्ष, इसको सेना की जरूरत नहीं, ये शांति का दूत है, ये बौद्ध धर्म का विकास करने वाला है, दुनिया भर में शांति करेगा। जबकि नेताजी रियलिस्ट थे। ये इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में एक आइडियलिज्म और एक रियलिज्म, उनकी राजनीति और कूटनीति आज भी, जब वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, शायद ये एक बहुत बड़ी एक सोच थी कि कैसे हिंदुस्तान एक पावरफुल एक महाशक्ति बन सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द यूज ऑफ फोर्स? सशक्त शक्ति का इस्तेमाल क्या है जी आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके नेशनल कॉन्शियसनेस में क्या रोल देते हैं आप यूज ऑफ फोर्स को? नेहरूवियन डिस्पेंसेशन ने बोला हम यूज ऑफ फोर्स तो मानते ही नहीं साहब, हम तो, अब वो सब वकील थे साहब, तो वो पहले तो जो था आपकी अपील होती थी क्वीन एम्प्रेस को जी, ठीक है साहब, कि हम उनसे न्याय की भीख मांग रहे हैं कि वो भारतवर्ष की जो कॉलोनियल रिजीम के खिलाफ, जिस तरह वॉरेन हेस्टिंग की ट्रायल हुई थी, उसमें हम जस्टिस के लिए हम प्रिवी काउंसिल जा रहे हैं साहब। तो ये वकीलों की जो हमारी बारात थी, ये सब वो करती गई। और जब हमें आजादी मिली तो बोले साहब अब हम जो है यूएन में जाके वकालत करेंगे, क्या जरूरत है सेना की? हमारी वकालत हमारी इतनी अच्छी है वो वाचवाणी कि हम साहब वहां मुग्ध कर देंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। अरे साहब, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो हमारे कश्मीर के केस का तो भट्टा बिठा दिया। तो यही वो और नहीं, देखिए कहानी यहां खत्म नहीं होती। और ये जो मानसिक विचारधारा थी, ये शांतिवाद की, गांधीवाद की, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1962 में हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी इस विचारधारा की। और तब भारतवर्ष जो है वापस नेताजी के रियलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर आया, जो वो तब हमको 1941 से बता रहे थे, उसके पहले से बता रहे थे कि साहब आजकल का जमाना
आपको शक्ति का जमाना है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का जमाना है। पावर होगी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, नहीं होगी तो हमारी नॉन अलाइनमेंट धरी की धरी रह गई। कोई एक नॉन अलाइंड देश हमारी सपोर्ट में नहीं आप जो कह रहे हैं, मतलब आज जो केंद्र सरकार की इस वक्त जो पॉलिसी खास करके जो हमें सीमाओं पे दिख रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार सीज फायर उल्लंघन होगा, वहां से गोली आएगी तो उसका जवाब 10 से जवाब दिया जाएगा। यही शायद पॉलिसी है, आपको लगता है यही रियलिस्टिक, यही नेताजी की पॉलिसी थी। देखिए तभी उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी करी। और देखिए अब हम जब इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहासकार हमारे साथ बैठे हैं, बहुत जाने माने इतिहासकार मेरे दोनों तरफ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आज तो डिबेट ये है कि आपकी आजादी आपको असली में किसने दिलाई? क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल? क्या आपको नॉन वायलेंस से आजादी मिली? नहीं। प्लीज, जो उसके असली जो डिसीजन मेकर थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे गवर्नर, स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी गांधी जी की 42 में शुरू हुई, 44 तक फेल हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसके ये शब्दावली किसकी है? जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन किया जो डिसीजन मेकर था। और फिर उसने कहा कि साहब आईएनए के मारे हमारी जो सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह हो गया था। क्या आप जानते हैं हमारी नेवी में म्यूटनी हुई, 20,000 हमारे सेलर उसमें इन्वॉल्व थे, 72 शिप्स जहाजों पे, 20 आपके जो स्टेशंस थे वहां पे हमारे भारतीय जवानों ने अंग्रेजों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हमारी सेना में म्यूटनी हुई थी, आक्रोश था। तो ब्रिगेडियर चिकारा, ये एक चीजें, ये एक ऐसा इतिहास के चीजें हैं जो आज भी शायद जिस पर एम्फेसिस नहीं किया गया, जो चीजें सामने नहीं आ पाई। तो आप लोग जो ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं, क्या इस तरफ देश एक बार फिर से देखे, सोचे विचारे, युवाओं को इसके बारे में जागरूक किया जाए, इसके बारे में क्या कुछ करने की जरूरत आपको लगती है? देखिए, मैं पहले माखनलाल जी की बात को लेता हूं। गांधी जी आजादी चाहते थे जी, सुभाष भी आजादी चाहते थे, रास्ता एक ही था, मंजिल एक ही थी, रास्ते बिल्कुल अलग अलग, मंजिल एक थी, बिल्कुल अलग अलग थे रास्ते। तो ये जो नीति थी, ये जवाहरलाल नेहरू ने तो अपना ली बाद में, लेकिन आखिरी दम तक नेताजी इस नीति पर नहीं आए। उनको पूरा यकीन था कि जब तक हमारी ताकत नहीं दिखेगी उनको, वो जाने वाले नहीं हैं हमें छोड़ करके। दूसरी बात रही कि आज के संदर्भ में हमारे जो चेयरमैन हैं वो कहा करते हैं कि नेता अनेक हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी भी नेता हैं जी, एक कॉरपोरेटर भी नेता है, एक एमपी बन गया तो महानेता है। देश में नेताजी केवल एक ही रहे हैं जिनको देश के बच्चे ने, देश के हर जवान ने, फौज के हर जवान ने नेता माना है जी। तो ऐसा लीडर, ऐसा उनका अपार विजन, उस सब की आज देश को पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का युवा, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि मैंने ये ट्रस्ट क्यों शुरू किया। 5 बच्चे मेरे ऑफिस के सामने, कॉलेज के स्टूडेंट्स, और मैंने उनको एक सवाल किया कि भाई तुम नेताजी को जानते हो जी, कभी ये नाम सुना है? तो उन्होंने कहा साहब सुना तो है लेकिन जानते नहीं। एक देहात में फंक्शन था बड़ा भारी, उसमें कम से कम 100 सरपंच थे, वहाँ मैं गया हुआ था। वहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया, क्यों भाई मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान को आज़ादी किसने दी, हिंदुस्तान का असली नेता आज तक कौन रहा? एक शब्द में उन्होंने मेरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा देखिए जी, असली नेता तो नेताजी सुभाष बोस ही थे, बाकी तो खामखा। तो मेरा ये कहना है आज के संदर्भ में कि अगर इस देश की अगली पीढ़ियों को इंस्पिरेशन लेकर के इस देश को सशक्त बनाना है, तो नेताजी से बड़ा आइकॉन आपको नहीं मिल सकता।
और आपने आइकॉन खड़े कर दिए मार दुनिया भर के, जिनको आइकॉनिक स्टेटस कोई नहीं है, कोई लेकिन मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी हमें यह मानना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर उस समय जो भी आइकन आज हैं, ये हो सकता है कि इतिहास में नेताजी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद सबकी अपनी भूमिका है, सबने देश के लिए जो किया, मेरे ख्याल से उस सबको मानना चाहिए। मैंने कहा कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी अहिंसा के आइकॉन हैं जी, काशीराम जी दलितों के आइकॉन हैं, कोई किसी का आइकॉन है, लेकिन सारे हिंदुस्तान का तो एक ही आइकॉन है, और वो आइकॉन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मक्खनलाल जी, जब हम नेताजी की बात करते हैं तो एक बात आज के संदर्भ में मैं इसको जरूर उठाना चाहूंगा, खासकर क्योंकि युवाओं के मन में आज हिटलर और मुसोलिनी की जब बात होती है तो पूरा दुनिया उनको देखता है कि ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ जाके काम किया, इस तरह की धारणा है। और नेताजी के बारे में आता है कि वो उनके साथ उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सहयोग करने की बात की थी। तो इन रिश्तों को आज कैसे देखने की ज़रूरत है, कैसे देख सकते हैं आप? चूँकि आपने एक ऐसी बात की जो इतिहास में गए, तो इन रिश्तों को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। एक बात बहुत निश्चित है कि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा परिलक्षित होता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, ये एक प्रोवर्ब है। सही। तो आज नेताजी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हैज बीन ऑन द लूजिंग साइड, तो द विनर्स हैव बीन राइटिंग द हिस्ट्री। उसके परिप्रेक्ष्य में जरा सा मैं 1939 में एक बार फिर वापस जाऊंगा जी। 1939 से पहले भी नेताजी विदेश गए थे, वो ऑस्ट्रिया में काफ़ी दिन रहे, बीमार थे, इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो IAS बने वहीं से। प्रश्न ये है कि नेताजी कभी भी मुसोलिनी और हिटलर की विचारधारा में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस ने बिल्कुल मार्जिनलाइज किया 1939 के बाद से, तबीयत खराब हुई, 1940 से वो फिर नज़रबंद कर दिए गए, कांग्रेस ने उन्हें हर तरह से भुलाने की कोशिश की उसी जमाने से। आज की बात नहीं कर रहा हूँ या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति में इतनी प्रबल इच्छा हो कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो देश उस समय के देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उस समय देश के सबसे बड़े नेता गांधी जी, उनके विरोध, उनके भुलाने के बावजूद भी आदमी देश की आज़ादी के लिए एक नया रास्ता खोजता है, और उस रास्ते की तलाश में जब वो निकलते हैं तो एक कहावत है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है और उसके लिए मुझे जिससे भी मदद चाहिए मैं लूंगा। वही होता है कि मुझे अपने घर को बचाना है, जैसे भी होगा मैं बचाऊंगा। पहले तो इस परिप्रेक्ष्य को देखिए, नेताजी ने कभी भी हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया है। एक भी भाषण में उन्होंने कतई नहीं कहा है कि वो उनकी पॉलिसी से एग्री करते हैं। उन्होंने उनसे मदद क्या मांगी कि भारत को आज़ादी दिलवाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप विश्व युद्ध में विजयी हुई है, भारत की आज़ादी में मेरी मदद कीजिए। और हिटलर ने जब कहा कि भाई आपका रास्ता जापान की तरफ से होके जाता है जी, वो आए। और गांधी जी ने जो बात कही है, जो रिकॉर्ड पे है, वो भी जरा मैं फिर से कहूँ, जब ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज लेके हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, गांधी जी ने कहा कि अगर वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो देश को आज़ादी दिलाने के लिए मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उन्हें मुबारकबाद दूंगा, जो उन्हें बधाई दूंगा। यानी गांधी जी ने भी स्वीकारा कि ठीक है, देश की बधाई है। और जैसा अभी GD बख्शी साहब ने कहा था कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल तो नहीं मिली है। अब तो उन्होंने बात किया क्लीमेंट एटली की कलकत्ता में जब 1956 में आए, लेकिन मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, स्वेस में जाता हूँ, इंग्लैंड में भी हमेशा आधा टाइम। अब तो डॉक्यूमेंट्स जो उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बाहर आ गए। बिल्कुल। इस पर बहुत बड़ी डिबेट चली कि हम विजयी हैं, कांग्रेस, भारतवर्ष की हालत ऐसी नहीं है जो आज हमें अप्रोच कर सके। जी जी। और फाइल नोटिंग्स हैं ऑफिसर्स की, मिनिस्टर्स की, वो जो उनकी इंटेलिजेंस की हैं, सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, फोटोकॉपीज हैं। उन्होंने ये कहा कि अब भारत को देखिए, हमने कब्जे में अंग्रेजों ने नहीं रखा, भारत को भारतीयों ने ही कब्जे में रख के अंग्रेजों को हैंडओवर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मुझे लगता है इस पर एक नई डिबेट होने की जरूरत है, नई रोशनी। बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे। जी। किसी भी समय में भारत की 34 करोड़ आबादी थी 1947 में, अंग्रेज कितने थे?
At any time, the largest number, highest number was 93,000. 93,000 people controlling 34 crores. जी। तो उनकी ये बात है कि हमने कभी भी भारत के ऊपर हमने राज्य डायरेक्ट नहीं किया है। हाँ, हाँ। हमारा राज्य वो ब्राउन साहिब के माध्यम उनकी से वजह चला है, है। बिल्कुल। आज अच्छा, गोली भी वही चलाते थे। जी जी जी। आर्मी में भी वही थे, पुलिस में भी वही थे, ब्यूरोक्रेसी में वही थे। सारे नेता जब लाल किले में काली कोट पहुंच के वो 300 INA के लोगों को डिफेंड करने पहुंचे, पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू जी एंड राजा जी एंड अदर्स, नंबर 1, नंबर 2 म्यूटिनी हो गई। हाँ। ये हुआ कि जिसके दम पर हम राज करते तो अब तो वो हमारे ऊपर ही करेंगे, उलट गए हैं। मार हम किसके देंगे। दम पे बात जी। करेंगे? वो लिहाजा अपनी जान बचा के भागे। लिहाजा यह तय किया गया जी। कि बजाय डिफीट खा के, जूते खा के निकले। हाँ। अंग्रेज इस मामले में बहुत दुनिया की एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौम है, कहीं भी से वो डिफीट होके नहीं निकलना जी, जी, चाहती। withdraw, उन्होंने withdraw। जब देखा तो क्या कहा? ट्रांसफर ऑफ पावर। दे डिड नॉट से इंडिया विंस फ्रीडम, Yes, transfer of दे power, सेड yes। वी आर ट्रांसफरिंग द पावर, बिल्कुल, बट जी, दैट ट्रांसफर हाँ, ऑफ पावर जी। वाज नॉट टू द कांग्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, हाँ। बट बिकॉज ऑफ ऑल दैट फाउंडेशन लेड बाय नेताजी। हाँ, जनरल बख्शी, बहुत अंत में बहुत संक्षेप में देखिए आपसे। क्योंकि जी जी मैं चंद एक आंकड़े बताता हूँ। जी। नेताजी की INA की नफरी थी 60,000। 60,000 में से 24,000 शहीद हो गए। बिल्कुल। आप इसको नॉन वायलेंट कहते हैं साहब? ये जो कहना कि बिना खड़क बिना ढाल एक तमाचा है। जो सारे शहीद हुए इंडियन नेशनल आर्मी के हमारे जवान, अफसर, JCO, बहुत लोगों ने शहादत, सबने उनकी शहादत शहादत दी। के हाँ। ऊपर एक तमाचा है। जी, जी। और यथार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बिल्कुल सही कहा है मेरे दोस्तों ने जी। कि उन्हें दबा दिया गया, उनकी मेमोरी को दबा दिया गया ताकि वो लेजिटिमेसी गेन करें। आज ये है कि आपको आजादी दिलाई तो INA ने दिलाई, और उसी INA को, उसी सुभाष चंद्र बोस को आपने जमीन के नीचे इतना गाड़ा है। हाँ, मैं मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत एक बहुत छोटी जी, सी जी, लाइन बोलना जी, चाहूंगा जी, जी। इसके पहले जाए। देखिए, ऐसा है कि बिना खड़क बिना ढाल को जब आप बात करते हैं तो जरा याद कीजिए वासुदेव बलवंत फड़के से वो पूरी कहानी जब चलती है, जी, जी। चाहे हाँ, प्रफुल्ल कुमार चाकी हो, चाहे जी जी चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे लाला लाजपत राय, सबने बहुत बलिदान दिया है। बिल्कुल, और वो हाँ, बलिदान हाँ। खून पर है, सारी चीजें खून पर चली हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि इट वाज सो इजी। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई That's दौरा नहीं। what और I जो आंकड़ा आपने बताया, जो INA की जो लोगों ने बलिदान दिया, वो देश की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें बिल्कुल ऐसी शहादत है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और नेताजी ने जो कुछ किया, जाहिर तौर पर अगर उनके साथ नाइंसाफी हो, ये तय करना देश के जो तमाम जो नीति निर्माता हैं और देश के इतिहासकार जो हैं, ये बहस उनके बीच होनी चाहिए। और जैसे कि मक्खनलाल जी ने भी बताया कि बहुत से डॉक्यूमेंट अब डिक्लासिफाई हो रहे हैं, उन पर एक नए सिरे से बहस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि नेताजी को जो सम्मान हम अब तक नहीं दे पाए, नेताजी के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो इंसाफ होना बड़ा जरूरी है। नेताजी को शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और नेताजी ने जो कुछ देश के लिए किया उसको यही सच्चा सैल्यूट होगा, यही उसको सच्ची सलामी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।